प्रिय सहभागियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 57 में आप सभी सहभागियों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 12वें सप्ताह के 57वें व्याख्यान के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम आज इस सप्ताह के दूसरे कालांश में एक दूसरे के रूबरू हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 56 आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा, कारगर सिद्ध हुआ होगा। ये विदित है कि हम लोग इस सप्ताह में निबंध पर चर्चा कर रहे हैं, यानी हमारे अध्ययन के केंद्र में निबंध है। तो मुख्य विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमने जो हमारा 56वां व्याख्यान था उसमें ये सीखा था कि निबंध का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और हमने ये जाना था कि निबंध जो है उस गद्य रचना को कहते हैं, गद्य की उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी एक विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सजीवता, संगति और सुसंबद्धता के साथ किया जाता है। और आप लोगों ने निबंध की परिभाषा और अर्थ के विभिन्न पक्षों को, पहलुओं को आत्मसात कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी दूसरे पक्षों पर विचार करेंगे। तो जो व्याख्यान संख्या 57 है, यानी आज का व्याख्यान है, उसका विषय है निबंध के प्रकार। आज इस अध्ययन के माध्यम से हम जानेंगे कि इसके प्रचलित वर्गीकरण के आधार क्या हैं और इसका प्रचलित वर्गीकरण क्या है, और प्रत्येक वर्ग के वैशिष्ट्य पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा भी इस व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आप लोग जानते हैं या जान गए हैं कि निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय को तार्किक और बौद्धिक विवेचना वाले जो लेख होते हैं, यानी किसी विषय पर आधारित जो लेख होते हैं, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है उसके विविध संदर्भ, उसकी रचना के अंतर्गत जो आप प्रस्तावित करते हैं या जो आपकी इच्छा होती है उसको, या जो आपकी कामना होती है, जो आपका लक्ष्य होता है, उन सब का उल्लेख किया जाता है। और इसके लिए हमने बताया था कि कई एक शब्दों का प्रचलन है, लेकिन वास्तव में जो सबसे अधिक मान्य शब्द है वो क्या है, वो है निबंध। और यहाँ पर ये भी उल्लेख करना जरूरी है कि निबंध जो है वास्तव में गद्य की एक महती विधा है, और शुक्ल जी ने कहा भी है कि निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। यानी अगर कोई गद्यकार है और उसके गद्य के वैशिष्ट को जानना है, उससे परिचित होना है, उसकी महत्ता को रेखांकित करना है, तो वो निबंधों के द्वारा ही रेखांकित हो सकती है, जानी जा सकती है, निबंधों के द्वारा ही संभव है। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर, वर्गीकरण, यानी इसके प्रकार कितने हो सकते हैं। तो इसके वर्गीकरण के कई आधार होते हैं, बाह्य और आंतरिक विविधता आदि
जो प्रमुख हैं, विवेचन पद्धति, विषय, भाषा शैली में भिन्नता, कई एक इसके रूप होते हैं। तो इसको आधार बना करके विविध धरातल पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो एक जो महती गुण होता है व्यक्तिपरकता, अगर इसको आधार बना करके निबंध को वर्गीकृत हम करते हैं तो निबंध जो है वो व्यक्ति प्रधान और विषय प्रधान दो रूपों में हमारे सामने आते हैं। व्यक्ति प्रधान निबंध में वैयक्तिकता का महत्व होता है, इसमें वैयक्तिकता का भाव प्रमुख होता है और इसका अर्थ हुआ कि जो लेखक का दुख, सुख, सफलता, असफलता इत्यादि उसके निजी भाव इसके माध्यम से अभिव्यक्ति पाते हैं। विषय प्रधान निबंध निजता के भाव से अपेक्षाकृत दूर होता है। इसमें स्वयं से इतर जो सांसारिक पक्ष होते हैं जीवन के, उस पर विचार किया जाता है। तो कहने का आशय यह है कि दोनों एक आधार हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में और भी इसके आधार हैं और सबको समेकित करके जो विद्वानों ने इसके प्रकारों का उल्लेख किया है तो वो जो है निम्नलिखित हो सकते हैं। आप देखिए, यानी एक सार के रूप में कोई 4 मानता है, कोई 6 मानता है, 16 तक इसके विभाजन किए गए हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो निबंध के प्रकार हैं वो है विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, आत्मपरक या ललित निबंध, विषय प्रधान निबंध। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं या कुछ और भी प्रकार हैं जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे प्रेरक निबंध, आलोचनात्मक निबंध, चिंतनशील निबंध, व्याख्यात्मक निबंध आदि। लेकिन ये सारे के सारे ऊपर लिखे हुए जो प्रकार हैं उसी में किसी न किसी प्रकार से समाहित हो जाते हैं। तो प्रिय सहभागियों, अब हम लोग एक एक करके विविध प्रकारों पर चर्चा करेंगे और उसको समझने, जानने, पहचानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं विचारात्मक निबंध पर। विचारात्मक निबंध उस निबंध को कहा जाता है जिसमें किसी विषय के संदर्भ में विचारों, विचारधाराओं, मतों, प्रश्नों और संदेशों को व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के निबंध में लेखन के अंतर्गत लेखक अपने विचारों और अपनी धारणाओं को व्यक्त करते हैं, उनका पक्ष बताते हैं, गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए निबंध इस श्रेणी में परिगणित हो सकते हैं। इसमें बुद्धि की प्रधानता होती है, यानी इस प्रकार के निबंध में बुद्धि पक्ष की अभिव्यक्ति महती होती है, महत्वपूर्ण होती है और जो विचार होते हैं उनको सूत्रवत इसमें रखते हैं, यानी विचार सूत्रों की इसमें प्रमुखता होती है। उल्लेखनीय ये है कि जो लेखक का हृदय पक्ष होता है वो इसमें थोड़ा सा दबा रहता है, नीचे रहता है और बुद्धि पक्ष जो है वो प्रबल होता है। वो इस प्रकार के निबंधों में प्रभावी रूप में सामने आता है। इस तरह के निबंध में ग्रहण किए गए विषयों पर विचारात्मक तर्कों का उपयोग किया जाता है जो अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें कल्पना और चिंतन शक्ति प्रभावशाली होती है। विचारात्मक निबंध का मुख्य उद्देश्य अगर आप देखें तो विचारों को साफ, स्पष्ट, संकल्पित ढंग से प्रस्तुत करना होता है ताकि पाठकों को आदर्शों, मूल्यों अथवा नीतियों और दृष्टिकोणों के बारे में विचार करने में
उन्हें समझने में मदद मिल सके, सहायता मिल सके। इस प्रकार के जो निबंध होते हैं उसमें विचारों की एक श्रृंखला रहती है और जो भी विचार होते हैं वो एक दूसरे से पूर्वापर संबंध से जुड़े होते हैं, एक सूत्र में बंधे होते हैं। ऐसा इसमें नहीं होता है कि उसमें बिखराव हो। एक विचार से दूसरा विचार उत्पन्न होता है, दूसरे विचार से अगला विचार इसमें उत्पन्न होता रहता है। अब हम इसकी कलात्मक पक्ष पर अगर गौर करें तो हम देखेंगे कि भाषा जो है इस प्रकार के निबंधों की विषय के अनुसार, यानी ये विचारात्मक निबंध है, इसमें चिंतन तत्व प्रमुख होता है, प्रभावशाली होता है। तो भाषा भी इसकी प्रौढ़ होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए, संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भाषा जो है वो क्लिष्ट हो, संस्कृत निष्ठ हो लेकिन सहज हो और संप्रेषणशील हो। यद्यपि विषय की मर्यादा यहाँ पर अवश्य ही ध्यान में रखी जाती है। इसके जो विषय हो सकते हैं वो दहेज प्रथा, बाल विवाह, प्रजातंत्र, पर्यावरण विज्ञान इत्यादि इत्यादि, राष्ट्रीय एकता, बेरोजगारी की समस्या, ये सारे विषय, ये जो विचार के विषय हैं वो इस प्रकार के निबंधों के विषय बन सकते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य में इस प्रकार के निबंध लेखकों में जो महत्वपूर्ण नाम है उसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि। तो उम्मीद है कि आपने विचारात्मक जो निबंध होते हैं उसको समझ लिया होगा। अब हम दूसरे प्रकार पर आते हैं जो है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध एक ऐसा लेख है, ऐसी रचना है जिसमें किसी विषय पर रचनाकार अपनी भावनाओं, अनुभवों और विचारों को व्यक्त करता है। इस प्रकार के निबंधों के माध्यम से लेखक यानी जो रचनाकार है उसकी अंतर्दृष्टि, व्यक्तिगतता और उसके जो अनुभव होते हैं उसको दर्शाने का प्रयास किया जाता है, उसको अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। भाव से आधारित संपृक्त यानी भावात्मक निबंध का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि इसके द्वारा व्यक्तिगत विचारों, अनुभवों और भावनाओं को पाठक से, जो पढ़ने वाला होता है, उससे साझा किया जाता है, उसके साथ उसको बांटा जाता है। ये निबंध जो होते हैं वो लेखक के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को भी प्रकट करते हैं, उसका माध्यम बनते हैं, यानी उसके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण दोनों से जुड़े हुए होते हैं। भावात्मक जो निबंध होते हैं उसमें विचारात्मक निबंधों के बरक्स हृदय पक्ष की प्रधानता होती है, भाव पक्ष यानी हृदय पक्ष की। भावात्मक निबंध लेखक की जो संवेदनशीलता होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। हिंदी में लिखे गए ऐसे निबंध जिसमें वैयक्तिक स्पर्श हो, संस्मरणात्मक तथ्य दिए गए हों अथवा जिनमें हास्य और व्यंग्य की प्रधानता हो, वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले निबंध होते हैं। इस प्रकार का निबंध जो लेखक होता है, रचनाकार होता है, उसकी संवेदनशील हृदय यानी हृदय की संवेदनशीलता का परिचय देते हैं। समाज में व्याप्त राजनीति, धार्मिक स्थितियां, सामाजिक कुरीतियां इत्यादि इस निबंध के द्वारा अभिव्यक्ति पाती हैं, उजागर होती हैं। इसमें जीवन में किसी खास घटना, स्थिति,
साहित्य के प्रभाव, सामाजिक मुद्दे इत्यादि को विषय के रूप में ग्रहण किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं, यानी हिंदी के जो बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, निबंध लेखक हैं, वो इसी कोटि में प्रायः आते हैं। उनकी टिप्पणी देखिए, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ ना कुछ पाता है, यानी दोनों का यहाँ पर समायोजन है। तो उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है जिसको चिंतामणि नाम से जानते हैं। उसमें जो निबंध है उत्साह, करुणा, भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, श्रद्धा, भक्ति आदि इसी प्रकार के निबंध संकलित हैं। हिंदी में जो सबसे महत्वपूर्ण लेखक इस प्रकार के निबंधों के माने जाते हैं वो हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। उनके प्रसिद्ध निबंध हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता आदि। वो भावात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। दूसरे जो निबंधकार हैं बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, गुलेरी जी, पदम सिंह शर्मा, ब्रजनंदन सहाय, राय कृष्ण दास आदि। और वर्तमान में साधारण रूप से जो इस प्रकार के निबंध हैं उनके विषय हो सकते हैं मेरा प्रिय मित्र, यदि मैं डॉक्टर होता, मेरी प्रिय पुस्तक इत्यादि। यानी जो आपकी भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़े हुए संपृक्त विषय होते हैं वो इस प्रकार के निबंध के विषय बन सकते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रकार पर आते हैं। तीसरा प्रकार है वर्णनात्मक निबंध का। तो इस प्रकार के निबंधों में विषय के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रेषित की जाती है, यानी दी जाती है। इसमें विषय को विशेष रुचि के साथ चित्रित करने का प्रयास किया जाता है। वर्णनात्मक निबंध में व्यापक विचारों को सामग्री के रूप में व्यक्त करने का भी प्रयास होता है। इसका लाभ ये होता है कि अगर हम उसको वर्णित करते हैं, उसको वर्णन के माध्यम से पेश करते हैं, तो पाठक उससे परिचित हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के निबंध में बहुत सारे वर्णनात्मक तत्व सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे अवधारणाएं इसमें सम्मिलित होती हैं, उदाहरण सम्मिलित होते हैं, संज्ञा होती है और चित्रण किया जाता है। वर्णनात्मक निबंधों में निबंधकार किसी घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान आदि का वर्णन करता है। लेकिन ये वर्णन कैसा होता है? ये क्रमबद्ध होता है। ये वर्णन सिलसिलेवार वर्णन होता है। और जब सिलसिलेवार रूप में वर्णन किया जाता है तो पाठक जो है उसके समक्ष वो जो तथ्य, दृश्य, घटना इत्यादि हैं वो सामने आ जाता है। यानी उसका केवल पढ़ करके आस्वादन नहीं करता है, बल्कि उसको लगता है कि वो घटनाएं उसके सामने घटित हो रही हैं। और इसमें दोनों बौद्धिकता भी होती है, भावुकता भी होती है, दोनों का सामंजस्य होता है जो कि पाठक को अपनी तरफ आकर्षित करने में सहायता करता है। इसकी भाषा सरल और सुबोध होती है। तथ्य निरूपण पर ध्यान अधिक होने के कारण कल्पना इसमें बहुत अधिक नहीं होती है। बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, कन्हैयालाल मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी इसी श्रेणी के निबंधकार के रूप में परिगणित किए जाते हैं। वर्तमान में अगर आपको इस प्रकार के निबंध के विषय पर विचार करना है या करेंगे तो देखेंगे कि जैसे बहुत ही साधारण और सहज जो तथ्य, दृश्य, स्थान, वस्तु हैं उसको विषय के रूप में हम ग्रहण करते हैं। जैसे
रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य, बस यात्रा का अनुभव, पर्वत प्रदेश की यात्रा, दिल्ली में बसों की यात्रा, पिकनिक और मेरी पहली हवाई यात्रा, किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा, रेलवे स्टेशन का दृश्य, जलते हुए भवन का दृश्य आदि इसके विषय हो सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग विवरणात्मक निबंधों पर विचार करते हैं। विवरणात्मक निबंधों में कल्पना का उचित रूप से समावेश होता है। कल्पना के साथ साथ अनुभव की प्रधानता होती है। साथ ही इस वर्ग के निबंधों में जो वर्णन किया जाता है उसके अतिरिक्त विवरण की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कथात्मकता का भाव होता है, इसीलिए इसे कथात्मक या आख्यानात्मक निबंध की संज्ञा से भी अभिहित करते हैं। इसके जो विषय हो सकते हैं, जीवनी है, कथाएं हैं, घटनाएं हैं, पुरातत्व है, इतिहास है, अन्वेषण है, आखेट यानी शिकार है, युद्ध है, ये सारे इसके विषय हो सकते हैं। ये निबंध व्यास शैली में लिखा जाता है, इसलिए ऐसा होता है कि इसमें विवरण होता है। इसमें ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिक घटनाएं विवरण के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन वो विवरण मात्र ब्यौरा नहीं होना चाहिए। उसमें जो रचनाकार है उसकी संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, मार्मिक रूप से उसको व्यक्त करना चाहिए और क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो इसका जो संबंध होता है निश्चित रूप से ये किससे होता है? भूतकाल से होता है। वर्तमान का विवरण कैसे देंगे? वो तो घटना घटित हो रही है। तो कहने का आशय है कि इसमें संभावनाएं जो होती हैं वो प्रभावी होती हैं और इसका जो विषय है यात्रा, घटना, मैच, मेला, संस्मरण आदि। और एक बात और यहाँ पर गौर करने की बात है कि आप जो है विवरण के समय आपको तथ्य भी प्रस्तुत करने होंगे, कुछ सबूत भी देने होंगे। इसके लिए आप जो है रेखांकन भी कर सकते हैं, तुलना भी दे सकते हैं, कारण और परिणाम का उल्लेख करेंगे और इन तथ्यों को इस प्रकार के निबंध में प्रयुक्त किया जाता है। जो आधुनिक रूप से इसके विषय हो सकते हैं, जैसे जीएसटी का प्रभाव, इंटरनेट के दुष्परिणाम या जो मुद्रा इत्यादि से संबंधित विषय हैं, बहुत सारे इसके विषय हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र ने इस प्रकार के निबंध लिखे हैं। अब हम आते हैं अगली श्रेणी पर, जिसको कि आत्मपरक या निबंध आत्मपरक निबंध अथवा ललित निबंध की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है, निबंध का रूप है। इसे आत्मपरक और विषय प्रधान अथवा व्यक्तिनिष्ठ निबंध के रूप में भी हम देख सकते हैं। उल्लेखनीय ये है कि ये हिंदी में सबसे आधुनिक यानी नया प्रारूप है निबंध का। इस शब्द का प्रचलन 1940 के बाद हिंदी के व्यक्ति व्यंजक निबंधों के लिए रूढ़ हुआ है। निबंध में हम ललित शब्द को विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिसका अर्थ होता है विदग्धता, रसप्रवणता इत्यादि। इसके और भी अर्थ को हम देख सकते हैं, सुंदर, मनोहर, ये भी इसी के लिए यानी ललित के अंतर्गत ये शब्द भी आते हैं। दरअसल इसका अर्थ जो है वो सुंदर होता है। तो इसको हम सुंदर तथा मनोहारी जो भाव जिस निबंध में समाहित होते हैं उसको हम ललित निबंध के रूप में देख सकते हैं। ललित या आत्मपरक निबंध मुक्त मन की अभिव्यक्ति के साथ साथ समय की वास्तविक चेतना को भी दर्शाते हैं।
यानी इसमें समय महत्वपूर्ण होता है, यद्यपि स्वतंत्रता का भाव भी होता है। गौरतलब ये है कि इसमें जो विषय है वो गौण होता है, यानी विषय का बहुत महत्वपूर्ण होना या बहुत गंभीर होना कोई आवश्यक नहीं है। पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन छपते हैं, किसी लेखक की पंक्ति होती है, कोई घटना या बाह्य जगत के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया इसमें व्यक्त हो सकती है। एक साधारण सा विषय उसको लेखक अपने स्पर्श से निबंध के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। तो इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा जो है वो सरस होनी चाहिए और उसमें मुक्तता का भाव हो, मस्ती हो, तभी पाठक जो है निबंध के प्रति आकर्षित होगा। और गौरतलब ये है कि यहाँ पर जो है वास्तव में जो लेखक होता है उसके भाव व्यक्त होते हैं, विषय तो केवल सहारा होता है। इसका जो गुण है वो क्या है? रागात्मकता, सौंदर्य, निष्ठा, ये इसके महत्वपूर्ण गुण है। और एक खास बात और है कि इस प्रकार के निबंध में जो लेखक होता है उसका जो सृजनशील व्यक्तित्व होता है उसकी छाप आरंभ से लेकर के अंत तक लक्षित होती है, दिखाई देती है। व्यक्तित्व इसका प्राण तत्व होता है। इसकी भाषा में हमने बताया मस्ती होती है, यानी गीतात्मकता होती है, कभी कभी बिखरी भी हुई रहती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अस्पष्ट भाषा है। छंद भी इसमें कभी कभी प्रयुक्त होते हैं, कभी कभी ये आपसी बातचीत के समान लगती है। और इसका कारण है इसकी जो व्यक्तित्व परखता है, उसके कारण इस प्रकार के गुण इसमें दिखाई देते हैं। वर्तमान में एक प्रचलित विधा है, हमने पहले ही बताया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय इत्यादि हिंदी के प्रमुख निबंधकार हैं। विवेकी राय, देवेंद्र सत्यार्थी ने भी इस प्रकार के निबंधों का लेखन किया है। कुछ प्रसिद्ध ललित निबंध हैं, जब दिमाग खाली है, अशोक के फूल, वसंत आ गया, शिरीष के फूल, ऊंचे चढ़कर देखना, नागफनी, गौ चोरी आदि। अंत में हम विषय प्रधान निबंध पर विचार करेंगे। विषय प्रधान निबंध का आधार प्रतिपाद्य वस्तु होती है, जिसकी रूप रचना जो होती है वो लेखक को युक्ति, तर्क, प्रमाण, दृष्टांत आदि को खड़ा करके प्रस्तुत करके लाना होता है, यानी उसको प्रस्तुत करके खड़ा करना होता है। इस प्रकार के निबंधों में लेखक का जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि विषय विशेष को प्रतिपादित किया जाए। सामान्यता आप लोग जानते हैं और बार बार हम ये बात कह भी रहे हैं कि निबंध में एक महती गुण जो होता है वो होता है व्यक्तित्व की प्रधानता, विषय की नहीं। बेकन ने निष्ठा के साथ विचार को भी निबंध तत्व के रूप में स्वीकृति दी है। तो इस प्रकार के इस कोटि के निबंध में विषय जो है वो चिंतन मनन और तर्क का आधार होता है। इसमें विषय पर आधारित चिंतन मनन और तर्क प्रस्तुत किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, शुद्ध विचारात्मक निबंधों का उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहां निबंधों में विचार कसे गए हों, एक एक वाक्य किसी महत्वपूर्ण विचार खंड के लिए हों। इस प्रकार के निबंध में लेखक एक विषय यानी विषय विशेष को लेकर के उस पर पूर्ण गहराई और पांडित्य यानी ज्ञान के साथ गंभीर विचार करता है।
और निश्चित रूप से भाषा जो है विषय के अनुकूल ही गंभीर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये जो विविध प्रकार हैं उसका वैशिष्ट्य क्या है, उसके कुछ उदाहरण भी हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं और अंतिम क्रियाकलाप यानी स्वमूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे। हमने जो इस चर्चा के दौरान सीखा है उसको हम बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहेंगे या आपको ये अवसर प्रदान करेंगे कि आप सीखें कि आपने क्या सीखा। लेकिन उससे पहले हम व्याख्यान संख्या 56 के उत्तर प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, 1 का सा, 2 का द, 3 का अ, 4 का बा और 5 का सा। अब प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें ललित निबंधकार हैं अ विद्या निवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स कुबेरनाथ राय, द इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 2, किस निबंधकार को निबंधों के संदर्भ में आदर्श माना जाता है? नंबर 1 डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? भावात्मक निबंधकार, वर्णनात्मक निबंधकार, विवरणात्मक निबंधकार। अंतिम विकल्प द। प्रश्न नंबर 4, आचरण की सभ्यता निबंध है अ हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ब अध्यापक पूर्ण सिंह का, स डॉक्टर नगेंद्र का, द इनमें से किसी का भी नहीं। अंतिम प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? विकल्प अ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब बाबू गुलाब राय, स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द इनमें से सभी। तो इस प्रकार से प्रश्न है और उसके उत्तर आप लोग तलाशेंगे। अब हम अपनी चर्चा का यही अंत करते हैं। हमें आशा है कि आप लोग ने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और इस पर विचार भी करेंगे। आप लोग आरंभ से लेकर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।